एस्थेटिक डेंटिस्ट्री होती क्या है? एस्थेटिक या कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का मतलब है कि आप अपनी जो स्माइल है ना उसको परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा कर देते हैं और स्माइल को बिल्कुल परफेक्ट कर देते हैं। कैविटी क्या होती है और किस किस रीजन से होती है? इसके रीजंस क्या होते हैं? कैविटी जो आपके दांतों में होनी है वो मीठा खाने से। ओवरऑल एक पाकिस्तानियों की एक खास सोच है जी, जिसमें डेंटिस्ट्री के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा ख्याल है 2% लोग भी अपने दांतों के मामले में बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में अपनी डेंटिस्ट्री में देखा बस लोग चाहते हैं कि हमारे दांत सफेद हो। 99% पाकिस्तान में लोग तो ऐसे दांत साफ करते हैं, ऊपर नीचे ऐसे नहीं दांत साफ करते। खास करके जो हमारा दिल है ना उसका और दांतों का बहुत ताल्लुक है। हानिया आमिर के दांत टेढ़े थे, हानिया आमिर ने इनविजिलाइन करवाए। अजय देवगन है, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स आप देखें जो ये होते हैं, इनके अंदर वो जो मॉडल्स होती हैं वो बगैर बेस्ट स्माइल के बगैर नहीं जा सकती, क्योंकि आपके दांत आपकी पर्सनालिटी है। सिगरेट स्मोकिंग आपके दांतों के ऊपर इतना उसका बुरा इफेक्ट है, इतना बुरा इफेक्ट है ओवरऑल हेल्थ पे तो है। जैसे पूरी बॉडी में कहीं भी कैंसर हो जाता है ना, मुंह का कैंसर उतना ही मुश्किल है और इतनी जल्दी फैलता है कि वो आपकी हड्डी तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। आज का जो हमारा एपिसोड है वो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो आजकल हर किसी के जहन में है, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री, यानी एक खूबसूरत मुस्कुराहट का राज। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे अपने दांतों की इंटरनल हेल्थ के बारे में भी, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही काबिल और बहुत ही एक्सपीरियंस डेंटिस्ट। तो आइए इनसे जानते हैं कि एक परफेक्ट स्माइल के पीछे क्या राज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये एस्थेटिक डेंटिस्ट्री होती क्या है? एस्थेटिक या कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का मतलब है कि आप अपनी जो स्माइल है ना उसको परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स। तो हो सकता है कि थोड़े टेढ़े दांत हैं, डिसकलर्ड दांत हैं, वो आपकी सारी पर्सनालिटी खराब करते हैं ना। तो जैसे एस्थेटिक्स, अब एस्थेटिक्स तो अगर देखें तो बहुत वास्ट है। स्किन के लिए यूज हो रहा है, बॉडी शेपिंग के लिए यूज हो रहा है, हर चीज के लिए, बालों के लिए यूज हो रहा है। तो इस तरह हम डेंटिस्ट्री में भी एस्थेटिक करते हैं ताकि हम पेशेंट या जो भी बंदा, पेशेंट उसको तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि वो जो बंदा अपनी आए पेशेंट या अपनी स्माइल परफेक्ट करना चाहता है, यानी कि उसको देखने में ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा कर देते हैं और स्माइल को बिल्कुल परफेक्ट कर देते हैं। तो इस पार्ट ऑफ डेंटिस्ट्री को हम एस्थेटिक डेंटिस्ट्री। ठीक, अच्छा, तो ये जो प्रोसीजर होता है ये आम इंसान के लिए अफोर्डेबल होता है या ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए होता है? क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि जो लोग होते हैं वो डेंटिस्ट के पास जाने से थोड़ा सा घबराते हैं, यही समझते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो क्या ये प्रोसीजर्स जो होते हैं वो भी एक्सपेंसिव ही होते हैं या ये नॉर्मल होते हैं? देखें, जो भी एस्थेटिक प्रोसीजर है वो वैसे तो एक्सपेंसिव है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर जैसे बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो जिसको अपनी स्माइल बहुत परफेक्ट चाहिए उसके लिए फिर वो कुछ ना कुछ तो हाथ पाँव मारता है ना। तो बहुत मतलब ये नहीं आप कह सकते कि बहुत महंगा प्रोसीजर होगा ही तो स्माइल ठीक होगी। नॉर्मल और दरमियाने प्रोसीजर्स भी हैं जो कि आपकी स्माइल को ठीक कर सकते हैं। मतलब वो प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सपेंसिव है या आपको कितनी अपनी स्माइल पे, ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसीजर पे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे ऐसे हम ऐसे प्रोसीजर्स करते हैं जिसमें कुछ फिलिंग्स करके, लेजर लाइट फिलिंग्स करके भी हम दांतों की शेप को बेहतर कर देते हैं। और कुछ के अंदर ऐसा होता है कि उसमें दांतों के ऊपर कवर करवाना पड़ता है, कभी कभी दांतों को सीधा करवाना पड़ता है। तो डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स हैं और उसके डिफरेंट कॉस्ट है। और अभी सबसे ट्रेंडिंग कौन सा प्रोसीजर चल रहा है आजकल? अगर मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा है, खास करके अभी जो अंबानीज हैं ये बहुत मशहूर है। इनकी मैंने जो छोटी बहू है उसने अपने सारे आगे के फ्रंट के 9 to K9 जो हैं उसने विनियर्स करवाए हुए हैं, यानी उसने अपने दांतों के ऊपर एक और दांत की लेयर, सिर्फ जस्ट अ लेयर उसने करवाई है। तो उसके आगे उसकी स्माइल बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। मैंने उसको देखा कि जब वो बहुत स्माइल करती है तो K9 to K9 जो हैं उसने विनियरिंग करवाई हुई है। तो वो तो फिर वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन जिस तरह भी ये सारे सेलिब्रिटीज जो हॉलीवुड, बॉलीवुड, सब इन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ अपने दांतों के साथ करवाया ताकि इनकी स्माइल परफेक्ट हो जाए। इसलिए कि परफेक्ट स्माइल का मतलब है कि परफेक्ट फेस। तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आपकी स्माइल और आपके दांतों के साथ बहुत इन्हांस हो जाती है। और अब समटाइम्स मैं देखती हूँ कि इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट
इदारों में इतने CEOs हैं और ये और वो, लेकिन वो अपने दांतों का ध्यान नहीं रखते। और जब आप उनसे बात करते हैं तो उनके दांतों में उनके दाग हैं, धब्बे हैं, टेढ़े हैं, तो एक पर्सनालिटी जो है ना वो सारी की सारी डाउन हो जाती है। तो डेंटल एस्थेटिक एक बहुत ज़बरदस्त फील्ड है जिसके थ्रू आप अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में और नॉर्मल डेंटिस्ट्री में क्या फ़र्क है? अच्छा क्वेश्चन है। एस्थेटिक डेंटिस्ट्री का मतलब है कि खूबसूरती, आपने अपने दांतों को खूबसूरत कर लिया जबकि उनमें कोई बीमारी नहीं, ठीक है। तो और जो नॉर्मल डेंटिस्ट्री है वो तो जाहिर बात है कि हम बीमारी को ट्रीट करते हैं। तो जो आम डेंटिस्ट्री है यानी नॉर्मल डेंटिस्ट्री है, उसके अंदर जो हम ट्रीटमेंट्स करते हैं वो दांतों की बीमारियों को ट्रीट करते हैं। कि जैसे आप अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, उसको कैविटी है, दांत में जो है वो दाग हैं, धब्बे हैं, तो उनको जैसे दर्द है, रूट कैनाल की जरूरत है, तो ये जो सारे प्रोसीजर्स हैं ना ये तो फिर नॉर्मल डेंटिस्ट्री में आते हैं। इसके अंदर तो आप उस पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसकी दर्द दूर कर रहे हैं उसके लिए। इस तरह ही अब इसको हम इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ एस्थेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम्स होते हैं और कुछ बीमारियां होती हैं। तो ये इन सबको जब आप मिक्स करके करते हैं तो वो एक डेंटिस्ट्री कहलाती है। तो जैसे हर फील्ड में डिफरेंट कह सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के फील्ड्स बन जाती हैं, एक ही फील्ड में आप स्पेशलाइज करते हैं, ब्रांचेस। इसी तरह हमारे डेंटिस्ट्री के अंदर भी बहुत चीज़ों की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अच्छा, तो हम अब ये ज़माना आ गया है बड़ा पर्टिकुलर कि हम हर स्पेशलिटी में ही जाना चाहते हैं, लेकिन एक जनरल डेंटिस्ट है वो तो सारे तकरीबन प्रोसीजर करता है बट टू अ सर्टेन लेवल। तो ये फ़र्क है डेंटिस्ट्री में और नॉर्मल डेंटिस्ट्री और एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में। अच्छा, अभी हम बीमारियों की बात कर रहे थे, तो मुझे ये बताइए ये कैविटी क्या होती है और ये किस रीज़न से होती है, उसके रीजंस क्या होते हैं? देखिए, कैविटी बहुत मिथ है कि कैविटी जो आपके दांतों में होनी है वो मीठा खाने से। अच्छा, मीठा खाने से ये मिथ है। जो केरियस लीजन है या दांतों में जो कीड़ा लगना है उसके बहुत सारे कॉजेज हैं और उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज आपके दांत की साख्त है। दांत की साख्त कुछ ऐसे दांत हैं, दांतों की साख्त, दांत के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम है, ठीक है, और डिफरेंट मिनरल्स हैं। पैदाइशी तौर पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दांतों की साख्त में मिनरल्स या कैल्शियम इतनी अच्छी नहीं है, तो वो प्रोन है कि उनको जल्दी कैविटीज लगेंगी। कुछ लोगों के दांतों की साख्त अच्छी है तो उनको कैविटीज लगेंगी। नेचुरल है, मतलब ये बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है डेंटल केरीज। डेंटल केरीज को आप सिर्फ मीठे के साथ नहीं जोड़ सकते, लेकिन एक मीठा खाना और मीठा खाने के बाद उसको मुंह को साफ ना करना और मीठा खा के सो जाना, हाँ, इसको बहुत स्पीड अप कर देता है इस प्रोसीजर को। क्योंकि जो भी हम मुंह में खाते पीते हैं, जो भी हम करते हैं, फाइनली वो एसिड बन जाता है। तो फिर ये एसिड जो है जब दांतों पे अटैक करेगा तो जाहिर बात है कि वहाँ पे कैविटी होगी, वहाँ पे कोई ना कोई तो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी ना। अच्छा, आपने बात की मिथ की, तो हम थोड़ा मिथ की तरफ आ जाते हैं। एक और मिथ है कि दांतों में स्केलिंग करवाने से दांत कमजोर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जो कि आम लोगों को समझाना काफी मुश्किल है। मुझसे जब लोग आते हैं और स्केलिंग के लिए कहते हैं, या मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि ठीक है 4 कैविटीज तो हैं लेकिन आपके मुंह में बहुत टाटर है, कैलकुलस है, वो आपको बीमार कर देगा, तो आपको चाहिए कि सबसे पहले अपना मुंह साफ करवाएं। तो वो छूटते ही कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो हमारे तो दांत गिर जाएंगे, हमारे तो दांत कमजोर हो जाएंगे, ना भाई ना, हमारे फलाने रिश्तेदार ने स्केलिंग करवाई और उसके दांत गिर गए। होता क्या है कि वो इतना ज्यादा कैलकुलस डिपॉजिट हो जाता है, इतना ज्यादा कैलकुलस कि वो गम्स को हटा के गम्स की जगह पे आ जाता है और उसने वो दांतों को पकड़ा होता है। जब द मोमेंट आप वो कैलकुलस निकालते हैं, क्योंकि वो निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो आप बीमार हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो जब आप वो कैलकुलस रिमूव करते हैं और उनके दांत सारी बातें बोन में नहीं रहते, गम्स हट जाते, तो वो दांत थोड़ा बहुत हिल रहा है, तो फिर ये उनको ये हो जाता है कि जी हमने स्केलिंग करवाई तो हमारा दांत हिल गया। तो ये बहुत बड़ी मिथ है और ये आम लोगों में बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है। अच्छा, तो मतलब ये मिथ है, ये फाइनल? बिल्कुल, ये मिथ है। आप उस वक्त पे ना आए ना कि जब आपके दांतों को बिल्कुल ही पत्थर ने पकड़ा हुआ है, वो कैलकुलस डिपॉजिट्स में पत्थर की तरह हो जाते हैं। तो आप उस वक्त आए जब हल्का हल्का आपकी पॉकेट्स में कैलकुलस है। ये नहीं, यू गो टू योर डेंटिस्ट, आप 6 मंथ्स के बाद एक चेकअप करवाएं, आपको कभी ना कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, किसी भी किस्म की डेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। चाहे एक आम इंसान को हर 6 महीने बाद विजिट करना चाहिए डेंटिस्ट को? हर इंसान को
हर 6 महीने के बाद अपने दांत जाके चेक करवाने चाहिए। और एक सिंपल चेकअप जो है ना वो आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम से बचा लेता है। एक सिंपल चेकअप तो मेरे क्लिनिक पे तो ये है कि अगर आप मेरे पेशेंट हैं तो उसके बाद फॉर एवर पूरी जिंदगी आपका चेकअप फ्री है। अच्छा, तो उससे क्या होता है कि वो ये भी नहीं घबराते हैं कि भाई बार-बार तो पैसे भी लगेंगे और ये सब कुछ। तो हम अपने पेशेंट्स को चाहते हैं कि वो हमेशा उनके जो है ना उनकी एक प्रॉब्लम सॉल्व किए तो आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, जल्दी पकड़ी जाए, क्योंकि आनी तो है। जिसको प्रॉब्लम है उसको आना है, क्योंकि उनके दांतों की साख का मसला होता है। तो कुछ बेचारे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको कंटिन्यूअस प्रॉब्लम। अच्छा, आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में आपके ओपिनियन के हिसाब से लोग अपनी डेंटल हेल्थ को लेके और अपनी स्माइल को लेके कितने कॉन्शियस हैं? बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिपेंड करती है। जैसे हमारे पाकिस्तानी सोच है, अवाम है, एक ओवरऑल एक पाकिस्तानियों की खास सोच है जी, जिसमें डेंटिस्ट्री के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा ख्याल है 2% लोग भी अपने दांतों के मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है। मतलब ख्याल नहीं रखते और उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके दांतों में दाग धब्बे हैं, कीड़े लगे हुए हैं, उनकी हेल्थ खराब हो रही है, जब तक उनके मुंह में दर्द नहीं होता। जब दर्द होगा तो वो पेशेंट के डॉक्टर के पास जाएगा। जब तक दर्द नहीं है ना उस पेशेंट ने डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो वो दर्द होने से पहले ही अगर आप अपना 6 मंथ्स में एक दफा चेकअप करवा लेते हैं तो आपको दर्द की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन मुझे 22 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, सबसे ज्यादा पेशेंट्स दर्द के साथ आते हैं कि हमें दर्द हो रहा है। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो खामोश होती हैं, मतलब उनमें दर्द नहीं होता स्टार्टिंग में। तो बिल्कुल ऐसा है, अल्लाह रहम करे। बहुत बड़ी बीमारी है जो कि मुंह के अंदर होती है और वो कैंसर है, जिसका पता नहीं चलता। आपको शुरू में कहीं दाना है, कहीं कोई उभार है, कहीं कोई छोटा सा प्रॉब्लम है, कहीं वाइट छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, तो आप उसको इग्नोर करते हैं। आप जाते ही नहीं डॉक्टर के पास, आपको खुद को भी नहीं पता। आपने कभी अपना मुंह, मेरा नहीं ख्याल है कि 1% भी कोई इंसान अपने शीशा लेके रोशनी में जाके अपने मुंह को अच्छी तरह चेक करता है। अगर आप अपने ओरल कैविटी को धूप में जाके शीशा लेके अच्छी तरह एग्जामिन करें तो आपको खुद भी बहुत सारी बातें नजर आ जाएंगी। अच्छा। लेकिन हमारे तो ये ऐसा है नहीं है, क्योंकि हेल्थ पे तवज्जो, मुझे लगता है कि हमारे माशरे में ये मसला है कि बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर है। तो पेशेंट्स जब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, इसलिए कि वो समझता है कि हाँ बिला वजह मैं जाऊँ और मैं इतने पैसे खर्चूँ और सिर्फ अपना चेकअप करवा के आऊँ, जिसकी वजह से बीमारियाँ जो कि 2% प्रॉब्लम में पकड़ी जानी चाहिए वो 100% पे पहुंचे। तो ये कि अपने मुंह खामोश लीजन्स मुंह के अंदर जो कि आपको पेनफुल नहीं है, वो कोई बहुत बड़ी चीज भी हो सकता है। तो ये कहना कि हमें तो दर्द नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, ये एक गलत बात है। सही। और ये बताइए, आपने कहा दाग धब्बे होते हैं दांतों पर, तो टीथ वाइटनिंग कितनी जरूरी है और कितनी सेफ है? देखिए लेजर टीथ वाइटनिंग हम तो करते हैं और भी बहुत सारे तरीके आ गए हैं कि वो जी आप ट्रेस घर में पहन लें, उसमें ब्लीच होता है, ब्लीच टाइप मटेरियल होता है, उसके अंदर ब्लीच होता है, सब कुछ होता है। ये लेजर टीथ वाइटनिंग या दांतों को वाइट करना ये एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में आता है। तो ये सेफ है? बिल्कुल सेफ है, लेकिन थोड़ी सेंसिटिविटी हो जाती है क्योंकि आपके हम जो मटेरियल उसमें यूज करते हैं वो थोड़ा सा उसके अंदर वो आपके दांतों को ब्लीच करता है ना, तो थोड़ी सेंसिटिविटी हो जाती है। कुछ दिन के लिए आपको गर्म ठंडा अवॉइड करना पड़ेगा और ये फॉर एवर नहीं होता। 5-6 महीने के बाद आपके दांत फिर आहिस्ता आहिस्ता डिस्कलर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वही हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो चीजें वही वापस धब्बे आ रहे, धब्बे नहीं लेकिन डिस्कलरेशन वापस थोड़ी सी हो जाती है। अगर हमने 4 पॉइंट्स उसको सफेद कर दिया, पीछे ले गए जी, 4, 5, 6, 8, 10 महीने बाद आप वहां तक फिर वापस पहुंच जाएंगे। तो ये कहना कि मैंने तो लेजर वाइटनिंग करा लिया फॉर एवर मेरे दांत अब बिल्कुल मोती की तरह रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको केयर भी करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा अपने दांतों की। अच्छा, ये जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं ये पेनफुल होते हैं या पेनलेस होते हैं? देखिए यूजुअली जो एस्थेटिक डेंटिस्ट्री के प्रोसीजर्स हैं डेफिनेटली जहाँ पे दांत की कटिंग होगी वो तो जाहिर बात है थोड़ा सा पेनफुल होगा। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये अपना लेजर वाइटनिंग होती है, इसमें अगर आप इसका बहुत ख्याल करना पड़ता है कि दांत को कम से कम 6 वीक्स 4 वीक्स पहले हम दांतों की स्केलिंग कर लें
ठीक है। स्केलिंग करते के साथ ही अगर हमने लेजर व्हाइटनिंग कर दी तो इतनी सेंसिटिविटी होगी कि अल्लाह माफ करे पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है, इतना पेनफुल हो जाता है। तो प्रोसीजर करने का भी एक तरीकाकार है और आप उसको फॉलो करें। तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एडवांसमेंट भी आ गई है और सब कुछ है, और डॉक्टर का हाथ कैसा है, वो क्या इस्तेमाल कर रहा है, वो कितना अपने शोबे में माहिर है, उसको अगर देखें तो फिर इतनी पेनफुल नहीं है कि बहुत पेनफुल है। लेकिन अगर आपने कोई गलती की है तो पेन भी होगा और ख़राब भी हो जाएगा। जी। अच्छा, ये बताएं कि अगर किसी को अपनी स्माइल को परफेक्ट बनाना है तो पहला कौन सा स्टेप होता है जिससे उसको स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपना मुआयना खुद करना चाहिए। आपको खुद पता होता है कि हमारी क्या चीज गड़बड़ है ना, कि मेरा ये वाला दांत टेढ़ा है, क्या मेरे दांत में बहुत गंदा है, ये ओवरलैप किया हुआ है, यहाँ क्राउडिंग है। ये छोटी छोटी बातें तो हर इंसान शीशा देखता है और उसको पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर ने फौरन आपको बता देना है कि एस्थेटिक्स में ये आ रहा है और प्रॉब्लम ये है, बीमारी ये है, फंक्शनल ये प्रॉब्लम है। सही। तो वही मेरी वाली बात के आपको डॉक्टर के पास जाना है। 6 मंथ्स में जाएं, 4 महीने में जाएं, 2 महीने में जाएं, और एस्थेटिक डेंटिस्ट्री या एस्थेटिक्स कुछ इम्प्रूव करवाने फिर तो जाना ही होगा। तो डॉक्टर आपको बता देंगे कि भाई अब आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे कोई अगर कहे कि जी मुझे तो विनियरिंग करवानी है, अब डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, जैसे विनियर्स हैं, उसके बाद आपने अलाइनर्स हैं, ठीक है, और आप ब्रेसेस लगाते हैं लोग अपने टेढ़े दांत सीधे करने के लिए। फिर लेजर लाइट फिलिंग्स हैं, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बताऊं, लेजर से फिलिंग करते हैं, वो कॉम्पोजिट फिलिंग्स होती हैं, ठीक है। और आप जो हैं बहुत सारी इस तरह के प्रोसीजर्स हैं। अब डॉक्टर आपको ज्यादा बेहतर बता सकता है कि ये प्रोसीजर आपके लिए अच्छा है, ये प्रोसीजर आपके लिए ठीक नहीं है। आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे इस हद तक चाहिए। यानी अगर वो जो आप डायरेक्ट जाके डॉक्टर को कहें भाई आप मुझे विनियर्स कर दें, मेरे दांतों में लेयर एक पूरी नई लगा दें, और हो सकता है आपके दांत इस काबिल ना हो, ठीक है, तो वो तो डॉक्टर बताएगा कि ये तो इतने ओवरलैप्ड हैं, इतने मिसप्लेस्ड हैं, इतने मैल अलाइंड हैं, इसके ऊपर तो जब अगर हम लेयर लगाएंगे तो वो तो बहुत ज्यादा कटिंग करनी पड़ेगी, आपका दांत खराब हो जाएगा। उससे बेहतर है कि आप अपने पहले दांत थोड़े अलाइन करवा लें, यानी अपने दांतों को थोड़ी अलाइनमेंट करवा लें, फिर उसके बाद हम इस पे विनियरिंग पे जाएंगे। तो ये सबसे बेहतरीन आपको डॉक्टर ही मशवरा दे सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। सही। तो ये इसका नुक्ता आगाज भी यही है कि आप डॉक्टर के पास जाके पूछें। अच्छा, ये बताएं सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा प्रोसीजर है, क्योंकि आप माशाल्लाह इतनी अच्छी डॉक्टर हैं, आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा लोग कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, या सबसे ज्यादा कौन सा आपके पास? देखिए, पहले 20 साल हो गए मुझे काम करते हुए, डिफरेंट प्रोसीजर्स चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। पहले था कि जी डिस्कलरेशन है, अगर दांतों में सामने को 2 दांत नीले हैं, अगर दांत डेड हो जाए तो वो काला हो जाता है। तो लोग बच्चा गिरा, माँ ने फिक्र नहीं की, हमारे अब तो कोई लेकर नहीं जाता डॉक्टर के पास। क्या हुआ कि जी वो थोड़ा बड़ा हुआ, 14-15 साल का हुआ, वो दांत काला हो गया, और वो सामने इतना बुरा लग रहा है, सामने काला दांत है। हम जब पहले शुरू की बात है, अभी की बात नहीं है, तो हम क्या करते थे, जिसको अगर वो 16-17 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, तो हम उसको कट करके ऊपर कैप लगा देते थे, ठीक है। दांत भी टूटा, अच्छी तरह से कट हुआ, फिर उसके बाद जी ऊपर कैप लग गया। अब माशाल्लाह इतनी तरक्की होती जा रही है दिन ब दिन, अब हमने उसको काटना पीटना नहीं है इतने बुरे तरीके से, ठीक है। अगर वो डेड है तो उसकी रूट कनाल करेंगे और ऊपर विनियर्स की एक बारीक सी परत चिपका देंगे। वो भी लैब से बन के आता, होता तो यही पोर्सलिन है, लेकिन ये कि इतना एक्सटेंसिव प्रोसीजर नहीं है कि आपका दांत बहुत ही छोटा कर दें और काट दें। पेनफुल भी नहीं होगा ज्यादा? पेनफुल तो खैर एनीवेज इतना पेनफुल नहीं होता। अब अगर आप, कुछ पेशेंट्स बहुत कॉन्शियस होते हैं, वो डरते हैं, वो एंग्शियस हो जाते हैं, हम उसको थोड़ा सा सुन कर देते हैं। सही, ठीक है। तो ये है कि अब डिफरेंट प्रोसीजर, डिफरेंट एजेस, डिफरेंट टाइम एराज में बहुत चेंजेस आ गई हैं अब। तो अभी सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा चल रहा है? अभी जो मेरे पास, मैंने अपनी जिंदगी में, अपनी डेंटिस्ट्री में देखा, बस लोग चाहते हैं कि हमारे दांत सफेद हो जाएं किसी तरह से। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि दांत मैल अलाइंड हैं, टेढ़े हैं, तो उनको सफेद चाहिए दांत। तो वो फिर हम मुझसे तो हर वक्त यही पूछते रहते हैं कि हमारे दांत सफेद कैसे होंगे। तो उसके लिए फिर कुछ टोटके भी बताती हूँ मैं, जरूरी नहीं है जैसे कि आपने सुना होगा कि लेमन, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाते हैं, और फिर थोड़ा सा टूथपेस्ट के साथ लगा के, पहले ज़माने में हमारे बुजुर्ग नमक के साथ दांत साफ करते थे।
कोल का भी मैंने थोड़ा सुना सा है। उसमें लेमन डाल लेते थे। कोल बोल नहीं, कोल तो इतना ज्यादा दांत को और जो मसूड़े हैं उनको डैमेज करता है कि वो तो फिर बाद में आपका दांतों का हशर हो तो मतलब ये भी मिथ है कि ये हमें भी वो use नहीं पुराने करना जमाने के चाहिए। लोग हैं, पुराने जमाने के लोग। वो तो मंजन अभी भी इस्तेमाल करते हैं। वो मंजन के अंदर इतना एब्रेसिव मटेरियल होता है कि वो आपके दांतों को इतना बुरी तरह से रगड़ता है। दांत तो रगड़ता है लेकिन साथ आपका गम भी जी चला गया। तो और पता भी नहीं है कि किस पोजीशन में ब्रश करना है। ब्रशिंग टेक्निक्स हैं, बताइए ये कुछ। बात भी नहीं पता किसी को कि भी ब्रशिंग की भी कोई टेक्निक होगी। हमें तो सबको सिखा दिया बचपन में ऐसे ऐसे करें। 99% पाकिस्तान में लोग तो ऐसे ऐसे दांत साफ करते हैं, ऊपर नीचे ऐसे नहीं दांत साफ करते। ब्रशिंग टेक्निक होती है, उसको डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो हम लोग एडवाइस करते हैं वो बास टेक्निक है। हम लोग इतना कुछ यूट्यूब पे और यहाँ वहाँ उल्टा सीधा देखते रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने कोशिश नहीं की होगी कि यूट्यूब पे ये डालें कि जी ब्रशिंग टेक्निक क्या है, कोई प्रॉपर टेक्निक होगी दांत साफ करने की। तो वो है बास टेक्निक। उसके अंदर क्या है कि आपने दांत को राउंड मोशन में, जैसे बफ नहीं करते आप शीशा, उस तरह आपने राउंड मोशन में ब्रश लेना है, थोड़ा सा एंगल पे करके गोलाई में ब्रश करना है। और आपने दांतों को सेगमेंट्स में डिवाइड कर ले, सेंटर ये K9, ठीक है, ये वाला, और फिर पीछे के। अच्छा, सिर्फ हम क्या करते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, बड़ों को, बच्चों को, बहुत लोगों को देखा है, वो सिर्फ आगे आके के दांत को ऐसे ऐसे हाँ ये वाली भी, और एक ये वाला टेक्निक राइट लेफ्ट किया और बस खत्म। उसके बाद नहीं वो आगे बढ़ेंगे। दांतों की बहुत सारी सर्फेसेस है। फ्रंट है, फिर अंदर अगर जबान की तरफ जाएं तो हम उसको लिंगुअल कहते हैं, ठीक है, जुबान को चुके हम जबान की तरफ को लिंगुअल, पैलेट की तरफ जाए तो पैलेटल, जहां से हम खाना खाते हैं वो ऑक्लूजल सरफेस है। सही। सबसे इंपॉर्टेंट तो उसको साफ करना है कि जो आपने खाया वो ब्रश मारो ताकि वो निकले। ग्रूव्स है, वो ग्रूव्स में फंसा रहता है। रात को आप सो जाते हैं, सारी रात कीड़े नहीं, अल्लाह रहम करे, वो कीड़े नहीं होते, वो बैक्टीरिया। और फिर मैंने आपको बताया कि ये खाने पीने की चीजें फाइनली एसिड बन जाती हैं। तो एसिड फिर आप एब्जॉर्ब करेगी कोई चीज तो वो पोरस हो जाती है, उसमें सुराख हो जाते हैं, ठीक है। वो कीड़े नहीं होते एक्चुअली, वो फिर टूट जाता है दांत और उसका रंग ऐसा हो जाता है। तो वो बैक्टीरिया एंड एसिड ये मिलके तो दांतों की को तोड़ देता है, तो उसको फिर हम कहते हैं। तो ये ब्रशिंग टेक्निक में आपने ये, मैं तो सबको अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि भाई आपने इनको इसको डिवाइड कर लें, सेंटर, फिर ये K9 एरिया, और उसके बाद पीछे मोलर्स। हर जगह पे गोलाई में ब्रश हो सकता है। गोलाई रखें और गोलाई में फेरें, रखें और गोलाई में करें, अंदर से बाहर, इसी तरह ऊपर, फिर ऊपर की खाने वाली सतह पे। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से ब्रश करते हैं तो आपको ठीक ठाक टाइम लग जाता है। अच्छा, ये नहीं कि आप ऐसे गए और ऐसे वापस आ गए, सिर्फ सामने 2 ब्रश किए और बस झाग बनाई और खत्म। तो ब्रशिंग टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और बात है, अब ये आप बताएं कि मिथ है या फैक्ट है कि जो लोग दिन में 2 दफा ब्रश करते हैं या थोड़ी अच्छी टेक्निक से करते हैं तो उनका ये कहा जाता है कि उनकी जो लेयर है टीथ की वो डैमेज हो सकती है। बिल्कुल भी नहीं होती, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी फिर वही बात कि आपने कौन सा टूथपेस्ट यूज किया, आपने क्या अपने दांतों के साथ किया। लोग मंजन, डेंटोनिक, जो पाउडर टाइप है, फिर वो टेक्निक ये, और फिर ये आपने ऊपर किया, आपने ऊपर वाले गम को तबाह किया, आपने नीचे किया, आपने नीचे वाले गम को तबाह किया। ऐसे 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 आप करेंगे तो अगर आप हम अभी कोई आप शीशे में जाके देखेंगे, अब आपको पता चलेगा, आपको खुद भी पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। आप अपने दांतों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे गम जैसे गोल है, हमारे गम ऐसे गोल है, हमारा गम ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं है कि आप उसको रगड़े ऐसे ऐसे रगड़ा दें। हमारा अल्लाह मियां ने बनाया ऐसे, तो हमने इसको बफ करना है। तो वो फिर और फिर ये कि आपने कितना हार्श, पेशेंट्स जो हैं वो इतना ज्यादा अपने दांतों को ब्रश करते हैं, हार्ड ब्रश पे इतना ज्यादा ब्रश करते हैं कि वो दांत की लेयर ऊपर की इरोजन हो जाती है। ऐसा है, डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं अपने दांतों के साथ। लेकिन सिंपल दांत साफ करने से 2 दफा या 3 दफा या 4 दफा आपके दांतों को कुछ नहीं होता। सही। और ये बताइए कि कौन सी फेमस सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने ये प्रोसीजर्स लिए हैं या अपने दांतों के साथ अलाइनमेंट वगैरह करवाई हैं? बहुत सारे हैं, पाकिस्तान में भी हैं और बाहर के भी हैं। अब हानिया आमिर के दांत टेढ़े थे, हानिया आमिर ने इनविजिलाइन करवाए। अच्छा। और इनविजिलाइन अब ट्रीटमेंट है कि जी छोटी छोटी आपको प्लेट्स, ट्रेज मिलती हैं, ठीक है। आपके टेढ़े दांत हैं और आप वो पहले, अभी भी ब्रेसेस यूज होते हैं, ब्रेसेस के बगैर तो काम चल ही नहीं सकता, लेकिन वो इनविजिलाइन कहलाते हैं, जो नजर नहीं आता, इनविजिबल है। लेकिन क्या कर रहा है वो इनविजिबल ट्रेज आपके दांतों को सीधा करती है,
ठीक है। तो वो पहले आप उसको असेस करते हैं, उसका पूरा होता है, फिर वो ट्रेस बन के आती हैं। वो ट्रेस आपने पहननी होती हैं, वो ट्रेस आपने हर ट्रे 10 दिन के बाद चेंज करनी होती है। हानिया आमिर इस वक्त अगर हम इनविजिलाइन यानी जो ट्रेस के साथ दांत सीधे करवाने, बिल्कुल लेमैन मैं अगर आपको लेमैन वर्ड आम इस लोगों के लिए बताऊं तो वो ट्रेस पहनते हैं और दांत सीधे हो जाते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई आपको दांतों में वो लोहे की तारें नहीं लगानी पड़ती। तो ये बहुत सिंपल हो गया, अब ये बहुत सिंपल हो गया सिंपल चीजों के लिए। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें फिर ये नहीं, मतलब ये कि हम बिल्कुल वो तारों वाले प्रोसीजर को हटा नहीं सकते। तो उसमें ये होता है कि उसने अपने दांत ठीक करवाए, फिर एमा वॉटसन है, फिर जी कायली जेनर है, फिर मैंने अंबानी की बहू की भी आपको मैंने बताया, जी। उसने भी साफ पता चलता है, क्योंकि मैं एज अ डेंटिस्ट मुझे तो फौरन पता चल जाता है। बिल्कुल। उसने अपने सामने के 6 दांत जो हैं वो विनियर करवाए हुए हैं, उसकी इतनी परफेक्ट स्माइल है। इसके अलावा जिन 1-2 सेलिब्रिटीज और भी, अजय देवगन है, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स आप देखें जो ये होते हैं, इनके अंदर वो जो मॉडल्स होती हैं वो बगैर अपने दांतों की बेस्ट स्माइल के बगैर नहीं जा सकती, क्योंकि आपके दांत आपकी पर्सनालिटी है। अगर आपके दांत ही आगे से टेढ़े हैं तो वहीं पे ही उनके तो सारा इंप्रेशन खराब हो जाता है ना। तो बहुत बहुत कॉमन है, मेरा ख्याल है कि अब तो ये इतना ज्यादा एस्थेटिक डेंटिस्ट्री कॉमन है और लोग करवाना चाहते हैं कि शायद ही कोई ऐसे सेलेब्स होंगे जिन्होंने नहीं करवाया, पाकिस्तानी और बाहर जहाँ भी है। तो ये बहुत कॉमन, मतलब इंडस्ट्री में तो बहुत ही ज्यादा बहुत कॉमन है और होना भी चाहिए, बल्कि इंडस्ट्री क्या आम लोगों को भी इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। और अच्छा लगना, खूबसूरत स्माइल होना, ये सबका राइट है। कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड। और आप यकीन करें कि कुछ मैं लोगों से मिलती हूँ और आम लोग भी जब एक दूसरे से मिलते होंगे तो सबसे पहली चीज आपकी नजर पड़ती है आपके दांत। या मैं एज अ डेंटिस्ट ये बात देखती हूँ कि मेरी तो सबसे पहले नजर इंसान के दांतों पर पड़ती है। और मैं इतना, फिर मुझे समटाइम्स आप किसी को कह सकते हैं और समटाइम्स आप किसी को नहीं कह सकते। एक मेरी बेटी के स्कूल में, इतनी बड़ा स्कूल और इतनी उनकी प्रिंसिपल, और उनके इतने कैलकुलस था दांतों में कि जब वो बात करती थी उसके बिल्कुल दांतों के साथ काला काला वो कैलकुलस और सब कुछ। तो जाहिर बात है मैं उसको बहुत डायरेक्ट तो नहीं कह सकती, लेकिन आप यकीन करें कि फिर मैंने एक दिन सोचा कि अगर मैं इसको नहीं कहूँगी ना तो फिर ये मेरी तरफ से भी वो हो जाएगी कि मुझे एक नॉलेज थी और मैंने एक अगले बंदे को नहीं बताया। बट मैं उसको फिर बड़े मैंने पोलाइटली किसी अंदाज में बताया कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं, आपको थोड़ी प्रॉब्लम है और ये कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो कैलकुलस और प्लाक मुंह में होती है ये आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ को जो है वो खराब करती है। और ये बहुत अहम नुक्ता है जो मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है कि जब ये हम जो हमारे दांतों में टार्टर, कैलकुलस, आप गौर करें तो येलो कलर का मोटे मोटे दांतों के अंदर की साइड पे ना वो जमा होता है, ठीक है, उसको हम आम जबान में टार्टर कहते हैं और वैसे डेंटिस्ट्री की लैंग्वेज में हम उसको कैलकुलस कहते हैं। होता क्या है कि ये सारे बिल्कुल जो हार्ड बैक्टीरियाज होते हैं ना जो हमारे मुंह के अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, वो बैक्टीरिया के साथ मिलके तो एक हार्ड लेयर बना देते हैं। पहले वो पॉकेट्स फिल होती हैं, हमारे दांतों के अंदर पॉकेट्स हैं, जैसे दांत को ऐसे गम ने पकड़ा हुआ है तो ये जगह बन गई पॉकेट। पहले तो उधर वो फंसता है, फिर करते 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 वो दांत से बाहर आ जाता है फाइनली। ये इतना ज्यादा इसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, इतने ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं कि जितना हम कुछ खा रहे, पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, थूक निकल रहे हैं, 24 घंटे हम थूक निकलते रहते हैं, तो वो बैक्टीरिया हमारे गट में जा रहा है। और इससे कौन कौन सी डिजीजेज हैं जो हो सकती हैं? आप यकीन करें कि कोई माने ना माने, मतलब आम बंदे को बताए तो वो मानेगा ही नहीं। हार्ट प्रॉब्लम्स, गुर्दे खराब हो सकते हैं, आपके स्टमक खराब हो जाता है आपका, ठीक है, आपको ब्लड इन्फेक्शंस हो जाते हैं। और कोई आम बंदा कहेगा कि बिल्कुल कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि हर थूक निकलने में अगर आप इतने भी ग्राम्स ऑफ बैक्टीरिया सोलो कर रहे हैं, वो आपका स्टमक सारे कितनी ओवरलोड हो जाएगा, तो वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। और खास करके जो हमारा दिल है ना, उसका और दांतों का बहुत ताल्लुक है। इन्फेक्शियस टूथ, अगर किसी हार्ट पेशेंट का कोई दांत निकालना है तो हम उसको पहले एंटीबायोटिक देते हैं, अच्छा, ताकि वो उसका कवर हो, प्रॉपर इतना कवर हो कि वो जब उसका दांत निकाले तो अल्लाह रहम करे वो जो दांतों का बैक्टीरिया है वो उस ब्लड स्ट्रीम में जाके उसके दिल के ऊपर ना असर करे। और कौन कौन सी दिल की बीमारियां जो इससे हो सकती हैं? देखिए ये जो आपने वेल्व्स होते हैं, दिल के वेल्व्स, इन पे तक बैठ जाते हैं जाके बैक्टीरिया। तो ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो मुंह के अंदर हमने
कैलकुलस और ये डिपॉजिट्स किए हुए, ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को खराब कर रहे हैं, जो कि आम लोगों को बिल्कुल ये बात का एहसास भी नहीं। कुछ नहीं तो मैं सोचती हूँ मसवाक तो मिलती है ना जी, उसमें नहीं आप टूथपेस्ट टूथब्रश यूज कर सकते, नहीं खरीद सकते, आप बहुत कामचोर हैं, आपका दिल नहीं चाह रहा, बट आप मसवाक ले लें, वो तो कर सकते हैं ना। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि रात को दांत साफ करना दिन को सुबह उठ के दांत साफ करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रात को? जी, इसलिए कि रात को आप ऐसे समझो कि जैसे अपने गंदा बर्तन रख दिया और फिर आप सो गए और उस गंदे बर्तन में कॉकरोच घूम रहे हैं और सोचे आप उस बर्तन का हाल, तो हमारे मुंह में इतने बैक्टीरियाज हैं कि अल्लाह रहम करे, इतनी लंबे नाम है उनके। अच्छा। अगर आप पढ़ने जाएं तो हम पढ़ते हैं तो नाम नहीं याद होते, इतने बैक्टीरियाज हैं। तो वो सारी रात आपके गंदे मुंह में क्या कार्रवाई करते होंगे, फिर वही थूक आप निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं, आप निकल रहे हैं। तो रात को दांत साफ करना, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ आप लोग रात को लाजमी दांत साफ करें। आपको सो भी जाए ना और फिर भी आपके रात को आंख खुलती है ना, तो आप जाके दांत साफ करें। सही। सुबह फिर आपके मुंह बहुत साफ, फिर भी साफ होता है निस्बतन, आप कुल्ली करके भी नाश्ता कर सकते हैं। लेकिन हमारा सारी जिंदगी से लोगों का ये ख्याल है कि सिर्फ सुबह उठते के साथ आपने दांत साफ करने हैं। वो तो आपको स्मेल आती है, सारी रात आपका मुंह बंद रहेगा तो सुबह स्मेल आएगी। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि सारी रात जो आपके मुंह में कार्रवाई हुई है उन बैक्टीरियाज की, उन्होंने आपके दांतों को किस कदर डैमेज किया होगा और वो बैक्टीरिया आपकी ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और मुझे बात बताइए कि लोग समझते हैं चाय पीने से ज्यादा दांत खराब होते हैं कि कॉफी पीने से? ना तो चाय पीने से दांत खराब होते हैं ना कॉफी पीने से दांत खराब होते हैं, लेकिन फिर वही बात है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपने दिन में अगर 40 कप चाय पी लिए हैं या 20 पी लिए हैं या 15 पीते हैं लोग इस तरह चाय, अच्छा, और तो वो आपको स्टेन करेगा बिल्कुल। अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी और चाय पीते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, आपके दांतों के ऊपर इतना उसका बुरा इफेक्ट है। ओवरऑल हेल्थ पे तो है लेकिन दांत भी नहीं बचते। मैंने एक पेशेंट देखे, वो स्मोकिंग करते थे बहुत ज्यादा और कोई वो था कहीं का CEO था और उसको अपना मुंह भी चमका के भी रखना था और वो सिगरेट स्मोकिंग भी बहुत करता था। आप यकीन करें कि वो हर 15 दिन बाद आ जाता था कि मेरी स्केलिंग करके दे। और फिर मैं उसे कहती थी कि तुम इस तरह तो तुम्हारा बहुत हशर नशर आपके दांतों का तो बहुत तबाही हो जाएगी। तो वो कहता था कि ना मैं स्मोकिंग छोड़ सकता हूँ और ना मैं चाय पीनी छोड़ सकता। और आप यकीन करें कि वो बिल्कुल दांत समटाइम्स काले होते थे, इतना ज्यादा उसके ऊपर स्टेन आ जाता था ना। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ना चाय बुरी ना कॉफी बुरी। मतलब दिन में अगर हम 3, 4, 5 इतने कप्स, बिल्कुल। और जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रशिंग टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मीडियम ब्रश के साथ अच्छे से राउंड मोशन में ब्रश किया है, तरीके से ब्रश किया है तो और हाँ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि लोग नहीं मानेंगे, मुझे पता है कि हर 6 मंथ्स के बाद आप जाएं डॉक्टर के पास। और अगर आपको लगता है कि आपको स्टेन्स हैं या कैलकुलस है तो प्लीज आप स्केलिंग करवाएं, सफाई करवाएं अपने दांतों की। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि कौन सी बैड हैबिट्स हैं, जैसे अभी आपने स्मोकिंग का बताया, तो इसके अलावा और कौन सी बैड हैबिट्स हैं जिससे आपको लगता है कि हमारे दांत इफेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल ऐसा है, डिफरेंट ऑक्यूपेशनल हैबिट्स की वजह से भी आपको दांतों में प्रॉब्लम होती है। अब इतनी हैरत की बात है कि ऑक्यूपेशनल कैसे हो सकता है, कोई कैसा ऑक्यूपेशन होगा जिसमें दांत खराब हो गए। तो जो लोग अपने दांतों में सुइयां, जैसे दर्जी, जैसे पार्लर में जो लोग काम करते हैं, जो अपने हेयर ड्रेसर, वो अपने दांतों में ना पिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा, सुई का इस्तेमाल बहुत ज्यादा, तो उससे क्या होता है कि दांतों में यहाँ क्रैक्स आ जाते हैं। अच्छा। और ये ऑक्यूपेशनल मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बकायदा यहाँ पे ऐसे करने से ये दांत टूट गया, क्रैक आ गया। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप आजकल क्या तरीकेकार हैं जिससे आप अपने दांतों को रिप्लेस कर सकते हैं। ये वाली बात कि अगर आपका दांत गिर गया है तो आपने क्या करना है। बैड हैबिट्स में जैसे मैंने आपको बताया कि सुइयां, दर्जी हुए, ये हुआ। फिर जो बहुत ज्यादा तंबाकू इस्तेमाल करते हैं लोग, गुटखा, पान, छालिया तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस करता है, यानी कि आपको मुंह का कैंसर हो जाता है। और आप कहते हैं ना कि पान च्यूइंग से मुंह का कैंसर होता है। अकेला पान का पत्ता तो कुछ भी नहीं करता बेचारा, लेकिन उसके अंदर जो वो छालिया डालते हैं, कत्था डालते हैं, चूना डालते हैं, तो आप कांस्टेंट अपने मुंह के म्यूकोजा को इरिटेट कर रहे हैं ना, कांस्टेंट एक चीज को आप इरिटेट कर, तो वो एंड पे कुछ जख्म ही बनेगा। और ये सबसे मेन कॉज जो पान और गुटखा, छालिया खाने वालों का मुंह में कैंसर का है कि वो जो
छाली आपने देखी होगी कैसे हार्ड सी होती है, लकड़ी जैसी, वो कांस्टेंट आपके म्यूकोजा को इरिटेट कर रही होती है, उसकी वजह से जो है वो आपको वहाँ पे कैंसर हो जाता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बैड हैबिट्स हैं जो कि आपके दांतों का सत्यानाश कर, दांतों का सत्यानाश नहीं, आपका हेल्थ का सत्यानाश, आपकी ओरल कैविटी का सत्यानाश। और आपको एक बात बताऊं, लोग ना मुंह के कैंसर को ना कुछ बहुत चीज समझते नहीं है, वो समझते हैं मुंह का कैंसर हो गया, इट्स ओके। जैसे पूरी बॉडी में कहीं भी कैंसर हो जाता है ना, मुंह का कैंसर उतना ही मुश्किल है और इतनी जल्दी फैलता है कि वो आपकी हड्डी तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो मुंह के कैंसर को अवॉइड करने के लिए हमें ये सारी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा और यही रीजन है। और इस कैंसर की कोई प्री स्टेज? बस अपने मुआयना करते रहे। आप मुआयना जो है वो डॉक्टर के पास जाके मुआयना करना 6 महीने में एक दफा, और अपने आप का खुद मुआयना करना। उसका बेस्ट वे होता है कि शीशा लेके आप जरा थोड़ी सूरज की रोशनी में जाएं और अच्छी तरह से अपनी ओरल कैविटी का मुआयना करें और आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि जब हमारा दांत एक टूट जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट कैसे की जाए? अच्छा, टूट जाता है या गिर जाता है या निकालना पड़ता है, तो सस्ता तरीन टिकाऊ फौरन करने का तो ये कि आप टेम्परेरी दांत लगा लें, उतरने लगने वाला। ठीक है, ये एक आम इंसान बड़े आराम से अफोर्ड कर सकता है, ये कोई बहुत लाखों का नहीं होता। ठीक है, इमीडिएटली तो आपको चाहिए कि आप कुछ ना करें तो कम से कम जाके एक उतरने लगने वाला तो दांत लगवा लें। सही है, सही। क्योंकि आप इसको सालों डिले करते हैं, सालों डिले करते हैं, वो होता क्या है कि दांत तो हड्डी में नहीं है, वो तो गम्स में है, वो अपने आप को शिफ्ट करना शुरू कर देता है। अगर आपका यहाँ से दांत निकल गया है, जगह खाली होगी, तो वो यहाँ को शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से नहीं है तो यहाँ को शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह को फिल कर देगा, नैरो कर देगा। ठीक है, उसके बाद कि अगर ऊपर नीचे का दांत निकला तो ऊपर वाला दांत उगना शुरू, उस जगह को कवर करने लग जाएगा। दांत हड्डी में नहीं होता, दांत गम्स में होता है, और जहां उसको जगह मिलती है वो बड़ा सुकून से फैल के बैठता है। तो इमीडिएटली आपका दांत निकला है, जगह खाली हुई है, आप जाएं एक टेम्परेरी उतरने लगने वाला दांत लगवा लें। सही। उसके बाद बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता, बहुत अच्छा, बहुत दरमियाना, बहुत ज्यादा इम्प्लांट करवा सकते हैं। अब आप तो ये वाला कि आप दांत की जगह स्क्रू करवा के दांत वापस लगा लेते हैं, वो इम्प्लांट है, एक्सपेंसिव है, लेकिन लोग करवाते हैं कि एक दांत की जगह बस एक ही दांत लग गया, जैसे एक गिरा तो एक ही लग गया। फिर हम ब्रिजेस लगाते हैं, एक दांत टूटा, 2 दांत काटे, उनके ऊपर कैप किया तो सेंटर वाला दांत लग गया, उसमें 2 दांत जो बेचारे पड़ोस के हैं वो भी काटने पड़ते हैं ना। तो इस तरह भी ये फिक्स्ड इलाज है, ये में फिक्स हो गया, 10 साल 12 साल 15 साल आराम से निकल जाते हैं। ठीक है, अगर आपका अच्छा काम हुआ है तो। और नीचे वाले दांतों की सारी, इर्द गिर्द वालों की भी हमने सारी बीमारियां खत्म करके ये ब्रिजिंग की है। अदरवाइज कोई बीमारी छोड़ दें और ब्रिज कर दें तो फिर 2-4 महीने बाद फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और क्या उसे कहते हैं, ये जो इम्प्लांट है इट्स एक्सपेंसिव, लेकिन ये फॉरएवर है, फिर है तो है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात कि सिगरेट स्मोकिंग इतनी बुरी चीज है कि जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ना इम्प्लांट करने की भी, वो भी है कि जो स्मोकर्स हैं आप उनका इम्प्लांट ना करें, वो चलेगा ही नहीं। अच्छा, आपकी नजर में सबसे ज्यादा अच्छा इम्प्लांटेशन है? इम्प्लांट प्रोसीजर जो है कि इम्प्लांट में होता है कि एक जगह पे दांत निकला और आपने उसी जगह स्क्रू किया और ऊपर दांत लगा लिया। जाहिर बात है वो दूसरे दांतों को डैमेज नहीं करे, बट अनफॉर्चुनेटली वो महंगा है और हमारा मुआशरा भी, हम लोग इकोनॉमी अगर आप देखें, बहुत लोग ज्यादा उसको अफोर्ड नहीं कर सकते ना। तो कोई ऐसा ट्रीटमेंट बताए ना जो अफोर्डेबल भी हो और आपकी नजर में बहुत अच्छा भी हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसको फौरन जाके फिल करवाएं, आप तो बहुत अच्छे तरह के भी उतरने लगने वाले दांत बन रहे हैं, जरूरी नहीं वो प्लास्टिक के ही हो, अब तो फ्लेक्सिबल और कास्ट पार्शियल डेंचर और पता नहीं क्या क्या मटेरियल्स आ गए हैं कि वो दांत की जगह दांत फौरन लगा देते हैं। आप एटलीस्ट वो तो जाके करवाएं ना। मैं सबको ये कहती हूँ सबसे पहले वो करवा लो। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि जैसे ही आपका दांत निकले और वो जख्म हील हो, फौरन जाके एक उतरने लगने वाला प्लास्टिक का दांत लगा लें, ताकि जो इर्द गिर्द के दांत हैं वो उस जगह को कवर करने की कोशिश ना करें। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि बच्चों के दांतों का बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं, बच्चों के दांतों में भी वही कि आपने हर 6 महीने के बाद जाकर उनको डॉक्टर को दिखाना है, और उनके दांतों में जो कीड़ा लगा हुआ है उसको आप हल्का ना लें। लोग समझते हैं ये दांत तो गिर जाएंगे, और कीड़ा लगा है तो लगा है, बच्चा रोएगा बहुत ज्यादा तो हम क्यों जाएं और बच्चे के दांत पे इतना ज्यादा पैसा जाया करें जिसने गिर जाना है। होता कुछ यूं है कि कुछ दांत तो चलो 6 साल 8 साल की उम्र में गिर गए, कुछ 14 साल की उम्र में गिरते हैं, कोई 13 साल की उम्र में गिरते हैं, इससे आगे भी फाइनली जो है ना सारे दांत 13 जो है ना 13-14 के अंदर फाइनली
जो हमारे प्रीमोलर्स हैं वो आते हैं। तो 14 साल की उम्र तक एक बच्चे को 4 साल की उम्र में कैविटी लग गई, अब उसके माँ बाप सोच रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ी है, ये तो फिर दूध का दांत है, गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे नहीं है, उसने पता नहीं 14 ईयर्स तक उसके मुंह में रहना है। और वो इतने बच्चे बेचारे तकलीफ में आते हैं, इतने तकलीफ में आते हैं कि वो माँ बाप शुरू में ध्यान नहीं करते। वो कैविटी बिल्कुल एडल्ट कैविटी है, जैसे एडल्ट्स की होती है, वो दांतों को अंदर से खाती है, गलाती है, फिर दांत के जिंदा हिस्से तक वो इन्फेक्शन चला जाता है, फिर इतना पेनफुल होता है, बच्चे इतने तकलीफ में आते हैं, वो सूजन पस सब कुछ होता है उनको। तो बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है कि बच्चों को 6 मंथ्स के बाद डॉक्टर के पास लेकर आए ना। और फिर हाँ, और बच्चे का अगर प्री मेच्योर दांत निकल जाता, प्री मेच्योर यानी अभी नहीं निकलना चाहिए, और उसका ये आपने साइड का एक केनाइन निकल गया, अब जनाब वो इर्द गिर्द वाले जो डेसिडुअस दांत हैं, बच्चों के दांत हैं, वो भी उस जगह को कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दांत हड्डी में नहीं होता। अगर हड्डी में हो तो हम दांत निकाल ही नहीं सकते थे, वो तो हम निकालते हैं हड्डियों में जो एनक्लोज्ड होते हैं, हमें पता है फिर वो कितना मुश्किल है। तो क्या होता है कि बच्चे का दांत आपने निकलवा दिया, एक प्रीमोलर निकलवा दिया या मोलर निकलवा दिया, जिसने 12 साल तक उसके 13-14 साल तक उसके मुंह में रहना है, तो क्या होगा कि दूसरे दांत उसकी जगह ले लेंगे। तो वहां पे फिर हम लगाते हैं, कुछ स्पेस बनाने के लिए वो लगते हैं, प्रोसीजर्स हैं। अच्छा, एक और बात है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दूध के दांत, या जो आप कह रही हैं कि वो झड़ते ही नहीं है, वो निकलते ही नहीं है, यानी दूध के भी रह गए और आपके परमानेंट। हाँ, ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। बच्चे जैसे बच्चों के दांत नहीं गिरे तो एक आध दांत रह गया, और उसके पीछे जो उसके ऊपर वाला था वो अंदर ही रह गया जी। और वो उसकी, क्योंकि होता क्या है कि जो डेसिडुअस दांत है ना, बच्चों का दांत है, उसकी रूट गलती है, और फिर दूसरा दांत नीचे आता है। अल्लाह ताला ने असूल बनाया है कि ये जो डेसिडुअस मोलर्स है ना, ये प्री मोलर्स हमारे बाद में बनते हैं। वाहिद वो दांत जिसके ऊपर दांत नहीं होता, वो हमारे पीछे के दाढ़े हैं, मोलर्स हैं, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। उससे पहले तक जो है ना, वो ऊपर कोई ना कोई दूध का दांत है। दूध के 10 दांत ऊपर होते हैं, 10 नीचे होते हैं। बड़ों के 32 दांत होते हैं, ठीक है, 16 और 16 ऊपर, 16 नीचे। तो क्या होता है कि बच्चों के दांतों के अंदर ये होता है कि आपने उनके दांतों की स्पेस को मेंटेन करना है और रोकना है, और एज सून एज पॉसिबल उनको कोई प्रॉब्लम नजर आती है, आप अपने बच्चों को भी इसी तरह ही मुआयना करें रोशनी में ले जाके, और एज सून एज पॉसिबल उनकी फिलिंग्स करवाएं और सब कुछ करें ना। अदरवाइज फिर वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। उन बच्चों के तो आप रिप्लेसेबल दांत भी नहीं लगा सकते, तो और ना आप उनके को परमानेंट दांत लगा सकते हैं, क्योंकि आपने स्पेस मेंटेनर्स लगाते हैं ताकि वो जो जगह है उसमें स्पेस मेंटेन हो। प्रोसीजर है, बच्चे फिर आपके जो एक 5 मिनट के या 10 मिनट के प्रोसीजर से वो ठीक हो सकते हैं। वो फिर आपकी इतनी लंबी ज़ाहिर आपकी जेब पे भी भारी है, और बच्चे को भी बहुत तकलीफ है। तो हर बीमारी को हर एज में आपको इनिशियली क्योर करवाना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा आज का पॉडकास्ट करके, बहुत अच्छा और बहुत नॉलेज वाला एपिसोड था ये। आप जाते जाते कोई एक मैसेज दे जाएं। मेरा तो मैसेज सबको यही है, जो भी मुझे मिलते हैं और जो भी जिनसे मैं बात करती हूँ, और मेरे अंदर कुछ मोटिवेशनल भी है कि मैं लोगों को बता देती हूँ कि ये प्रॉब्लम है मेरी। सिर्फ एक टिप मान लेना, एक तो रात को सोने से पहले दांत साफ करें जरूर, और दूसरी बात है कि हर 6 मंथ्स में डॉक्टर के पास जाएं। आप बहुत सारे इश्यूज से बच जाएंगे, और ओरल हेल्थ आपकी ओवरऑल हेल्थ है। तो ये बात मेरा पैगाम है जो जहां तक जाए। सही। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। अपना और अपने दादों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। क्योर पाकिस्तान, लिव लॉन्ग पाकिस्तान। मज़ीद वीडियोस और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। क्योर पाकिस्तान, लिव लॉन्ग पाकिस्तान।